चलिए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। नहीं, पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम था अक्षांश देशांतर। हमने 2 लेक्चर इसका कंप्लीट किया, अक्षांश और देशांतर की। तो आप लोग ये दोनों लेक्चर उम्मीद करते हैं कि कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो पहले एक बार जो दोनों लेक्चर को आप देखिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाएं। इस चैनल पे पहले सभी चैप्टर को पढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ हम उसका सभी क्वेश्चंस भी करवाते चलेंगे। जैसे ही हमारी चैप्टर कंप्लीट होगा, चैप्टर के बाद फिर हमारी क्वेश्चन की लेक्चर आएगी। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाएं तो एक बार साथ में आप बनाते चले, फिर आप मिलाएं कि जो हमारा आंसर है वो आंसर सही हो रही है और कितना सही हो रहा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी की क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। तो भाई ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ के क्षितिज में, क्षितिज कहने का मतलब इक्वेटर यानी विषुवत रेखा की बातें हो रही है। और हमने पढ़ाया था कि विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई सारी रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो इसलिए इसकी जो आंसर हो जाएगी ये अक्षांश रेखा होगी, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो ए इसका आंसर होगा, अक्षांश रेखा। पृथ्वी के जितने भी क्षितिज में रेखाएं खींची गई हैं उन सबको हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, अक्षांश के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरी क्वेश्चन एक बार जल्दी से आप लोग पहले ट्राई करें, एक बार जल्दी से आप लोग बनाएं। क्वेश्चन है एक ही कोणात्मक दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। एक ही कोणात्मक दूरी वाले जो स्थान है उसको मिलाने वाली रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको मिलाने वाली रेखा को मेरे भाई विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, यानी इक्वेटर के नाम से जानते हैं। यानी ये हमारा अर्थ है, ये एक ही कोणात्मक दूरी, इसी से कोणात्मक दूरी निकाली जाती है अक्षांशों का। तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं भाई? इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। यानी हमारी जो आंसर होगा वो ए होगा। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी क्या होगा मेरे भाई? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, दूसरा भूमध्य रेखा से मापी जाती है। यानी कि अगर हम बोले ये हमारा अर्थ है, अर्थ के किसी भी कोणीय दूरी अगर हम निकालते हैं, कहीं की भी कोणीय दूरी निकालते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में या फिर दक्षिण में, तो हमेशा हम मेजर किससे करेंगे? तो हमेशा मेरे भाई हम मेजर करेंगे इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से हमेशा मेजर किया जाएगा। यानी जो हमारा आंसर होगा ये हमारा आंसर होगा मेरे भाई बी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चले जल्दी से इसे बनाइए आप लोग। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर विभक्त वृत्त नहीं है? यानी ग्लोब पर विभक्त वृत्त नहीं है, दैट मीन्स कि हम अगर देखें मेरे भाई तो ये हमारा ग्लोब है, नहीं ये हमारा ग्लोब है और ये ग्लोब पे बोला गया कि सबसे विभक्त वृत्त नहीं है। तो पहला बोला गया विषुवत रेखा, विषुवत रेखा इस पे ये पूरा सबसे अगर बड़ा वृत्त अगर बोला जाए तो भाई ये यानी कौन से? तो विषुवत वृत्त ही होती है। दूसरा प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा मेरे भाई 0 डिग्री देशांतर, यानी 0 डिग्री देशांतर को भी हम क्या बोलते हैं? विभक्त वृत्त में काउंट करते हैं। उसके बाद है मेरे भाई आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा जो है ये हमारा स्मॉलेस्ट वृत्त है। और उसके बाद है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दे दिया गया है। यानी ग्लोब पर पूछा गया सबसे विभक्त वृत्त नहीं है, तो सबसे विभक्त वृत्त में भाई आर्कटिक रेखा यहाँ हो जाएगा आंसर। आर्कटिक रेखा जो है ये सबसे विभक्त वृत्त नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किन किन देशों के बीच में सीमांकन करती है?
यानी भाई 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं किन देशों के बीच में है? तो बोलेंगे 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं अमेरिका और कनाडा के बीच में है मेरे भाई। अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा स्थित है। अब हम अगर बातें करें पहला ऑप्शन की, यानी उत्तरी और दक्षिण कोरिया, उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच में मेरे भाई 38 डिग्री अक्षांश रेखा स्थित है। वही अगर देखा जाए उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं। और वही अगर हम देखें मिस्र और उसके अलावा सूडान के बीच में, तो मेरे भाई मिस्र और सूडान, तो मिस्र जो आती है ये 3 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री के बीच में है, और सूडान जो है ये 13 से लेकर के 22 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है। आपसे क्वेश्चंस किया गया है 49 डिग्री नॉर्थ, तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये अमेरिका और उसके अलावा कनाडा के बीच में स्थित है मेरे भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है मेरे भाई, किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर, पहले वार्षिक तापांतर होते क्या है? तो वर्ष में जो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, वर्ष का सबसे अधिकतम तापमान, यानी ये कहने का मतलब क्या है? तो भाई वार्षिक तापांतर कहने का मतलब वर्ष में सबसे अधिकतम तापमान और सबसे न्यूनतम तापमान के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं वार्षिक तापांतर। तो भाई सब पूछ रहा है सबसे कम वार्षिक तापांतर कहाँ होती है, सबसे कम वार्षिक तापांतर कहाँ होती है मेरे भाई? तो अब जरा याद करो, हमने बताया था कि ये इक्वेटर है और इक्वेटर पे यहाँ गर्मी डेली मैक्सिमम होती है, यानी सर्वाधिक यहाँ पे गर्मी होती है। उसके अलावा यहाँ पे दोपहर के बाद प्रतिदिन काफी बादल लगेंगे, काफी वर्षा होगी, तो ये चीजें विषुवत रेखा पे होती है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। यहाँ की जो टेम्परेचर होगी ये टेम्परेचर हमेशा बना रहेगा। तो यहाँ जब टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर होगी नहीं, पूरे पृथ्वी पे सबसे कम तापांतर देखने को मिलता है मेरे भाई। सबसे कम तापांतर कहाँ पे? तो बोलेंगे भूमध्य रेखा पे सबसे कम तापांतर देखने को मिलता है। तो ये हमारी हो गई 6 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद चलते हैं 7 नंबर पे, जल्दी से बनाइए। अब 7 नंबर हमारी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुदूर दक्षिणी अक्षांश पे अवस्थित है? कौन सा एक सुदूर दक्षिणी अक्षांश पर? सुदूर दक्षिणी कहने का मतलब है कि सबसे दक्षिणी वाले क्षेत्र पे कौन सा है, सबसे दक्षिणी वाले क्षेत्र पे कौन सा है मेरे भाई? तो सबसे जो दक्षिणी वाले क्षेत्र पे आते हैं ये हमारा आता है चिली। साउथ अमेरिका की सबसे निचली सबसे दक्षिणी क्षेत्र, सबसे दक्षिणी क्षेत्र होता है चिली, और सबसे जो सुदूर दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है तो बोलेंगे चिली जो देश है ये सबसे सुदूर दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है? ग्लोब को 2 भागों में बांटने का काम कौन करता है मेरे भाई? तो ग्लोब को 2 भागों में बांटने का काम, यानी ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब को यहाँ इक्वेटर है, इक्वेटर के 2 भागों में, यानी एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, तो 2 भागों में जो बांटने का काम किया गया है ये किसके द्वारा किया गया? विषुवत रेखा के द्वारा हमारा काम किया गया। विषुवत रेखा ही जो है ये ग्लोब को 2 भागों में बांटने का काम करती है। कर्क रेखा अगर बोले तो भाई ये 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री उत्तर पे है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। तो हम अगर बोले कि भाई ये बांटने का काम कौन करेगा, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं या विषुवत रेखा के नाम से जानेंगे या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? एक दिन की अवधि कितनी होती है मेरे भाई? तो हमने बताया था कि विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होती है, और दिन और रात मतलब 24 घंटे, तो 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगा मेरे भाई। तो यहाँ 12 घंटे की दिन भी होती है और 12 घंटे की रात होती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। एक बार बनाइए जल्दी से, आप लोग साथ में बनाते चलेंगे। देखते हैं, प्रधान या उत्तर यानी ग्रीन बीच तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। यानी भाई ये मेरा है 0 डिग्री, ये हमारा क्या है 0 डिग्री। यानी बोलेंगे प्रधान या उत्तर रेखा, ग्रीन बीच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के बाद दूसरा बोल रहा है, ये हमारा हो गया दूसरा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहने का मतलब ये वाला जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है मेरे भाई कि ये बीच वाला जो बिंदु है, ये बीच वाला बिंदु ये कहाँ पे कट करेगा, ये कहाँ पे कट करेगा। तो चले, पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर में, तीसरा भारत में और चौथा है प्रशांत महासागर में मेरे भाई। तो याद करें, हमने बताया था कि ये दोनों का जो बिंदु होती है, ये दोनों जो मिलते हैं जहाँ पे, वो होते हैं हमारा अटलांटिक महासागर में। इसी को हम लोग अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं, अंध महासागर के नाम से भी हम इसे जानते हैं, अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई। तो अटलांटिक महासागर में ही दोनों का कटान बिंदु स्थित होता है, दोनों का कटान बिंदु है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला हमारी क्वेश्चन है विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरता है भाई। विषुवत रेखा जो है ये किस देश से गुजरता है। तो विषुवत रेखा जो हम अगर देखें तो विषुवत रेखा ब्राजील से होकर के गुजरती है, विषुवत रेखा ब्राजील से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे हमने बताया था पिछले वीडियो में, पूरा मैप इसमें बताई गई थी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार जा करके हमारा लेक्चर पिछले वाले वीडियो को जाकर देखें, जिसमें हमने पूरा मैप के साथ बताया था कि कौन कौन से जो यहाँ पे देश है जिससे वीडियो यानी विषुवत रेखा गुजरेगी, और कौन कौन से ऐसे देश है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, किससे मकर रेखा गुजरती है, किससे आर्कटिक रेखा गुजरेगी और किससे अंटार्कटिक रेखा गुजरती है। तो एक बार उसे जरूर आप लोग देखें, उसके बाद ही यहाँ बनाए तो आसानी से बनेगा। चले, तो मेरे भाई यहाँ पे विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरेगा, तो बोलेंगे विषुवत रेखा जो है ये ब्राजील से होकर के गुजरती है। अगला हमारी क्वेश्चन है पृथ्वी की भूमध्य रेखा कि कुल लंबाई कितना है लगभग। तो मेरे भाई कुल जो लंबाई इसकी है यानी विषुवत रेखा की कुल लंबाई, विषुवत रेखा की कुल लंबाई 40,075 किलोमीटर है मेरे भाई, 40,075 किलोमीटर है, 40,075 किलोमीटर है इसका। अब बोल रहा है कि अप्रॉक्स में ये क्वेश्चन पूछी गई है यूकेपीसीएस 2010 में मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछी गई है। तो ये जो दिया गया भाई 40,000 किलोमीटर, तो लगभग कितना हो जाएगा हमारा आंसर, लगभग 40,000 किलोमीटर भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चंस मेरे भाई देखेंगे, अगली जो हमारा क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस आप लोग जल्दी से बनाएंगे। अब ये देखेंगे निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तीनों के तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरेगा भाई। तो तीनों के तीनों जो रेखाएं हैं इससे होकर के अफ्रीका महाद्वीप ऐसे हैं जिससे होकर के मेरे भाई तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप ऐसे महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती है। यहाँ पे भूमध्य रेखा भी गुजरेगा, कर्क रेखा भी गुजरेगा, उसके अलावा मेरे भाई मकर रेखा भी गुजरती है। तो तीनों के तीनों जो रेखाएं हैं, तीनों के तीनों जो रेखाएं हैं ये गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश पे मेरे भाई कौन सी काल्पनिक रेखा है। तो 0 डिग्री अक्षांश कह रहा है, 0 डिग्री अक्षांश का मतलब भूमध्य रेखा, ये कितने डिग्री पे मेरे भाई 0 डिग्री अक्षांश पे। मकर रेखा बोलेंगे तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कर्क रेखा बोले तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और मानक मध्याह्न रेखा बोला जाए यानी बीच का रेखा की बात हो रही है मेरे भाई, बीच की रेखा की 0 डिग्री की बातें हो रही है। तो 0 डिग्री देशांतर की बातें हो रहा है।
चलिए अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन से भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा कहाँ से भाई गुजरेगी? तो भूमध्य रेखा में अगर हम देखें तो ये जो हमारा भूमध्य रेखा है ये रेखा गुजरती है केन्या से, केन्या से होकर के हमारा भूमध्य रेखा गुजरती है। तो केन्या से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? वे भाई भूमध्य रेखा किस देशों से होकर के नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा अगर यहाँ पे देखा जाए तो भाई मैक्सिको से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरेगा, मैक्सिको से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो, यानी जल्दी से इसे बनाइए, जल्दी से इसे सोल्व करेंगे। चले क्वेश्चन से ही कह रहा है कि अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है या भूमध्य रेखा से मापी जाती है या कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है या बोलेंगे मेरे भाई ध्रुव से मापी जाती है। तो चलिए जल्दी से बनाइए इसे। भाई अभी हमने कराया था कि जहां पर भी कोणीय दूरी की बातें होगी हमेशा अक्षांश होगा, और अगर बोला जाए अक्षांश में कौन होगा मेरे भाई, तो अक्षांश में हमेशा भूमध्य रेखा होगा मेरे भाई, हमेशा भूमध्य रेखा होगा। चलिए तो ये हो जाएगा हमारी सही आंसर जो है बी में बी है। अब इसमें अगर देखें कब पूछा गया मेरे भाई, तो एनडीए 2011 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरेगा मेरे भाई? कर्क रेखा जो है ये किससे नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा मिस्र से गुजरेगी, भारत से गुजरेगा, म्यांमार से गुजरेगा, ईरान से मेरे भाई कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी, तो ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के मेरे भाई गुजरती है? क्वेश्चन हमारी ये है। तो भाई आप याद रखें भाई माली, माली से होकर के कर्क रेखा जो है ये गुजरती है, माली से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरेगी? दक्षिण अमेरिका का देश बता रहा है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा ऐसे देश है जिससे मकर रेखा नहीं गुजरती है मेरे भाई? तो भाई चिली से, पराग्वे से, ब्राजील से मकर रेखा गुजरती है, लेकिन हमारे बोलीविया ऐसे क्षेत्र है जहां से मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो सही आंसर इसकी हो जाएगी मेरे भाई बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारी क्वेश्चन है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा, उसके अलावा बोल रहा है मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? अब याद कीजिए हमने पढ़ा था कटिबंध मेरे भाई, हमने यहाँ देखा था कटिबंध। कटिबंध कितने होते हैं? तो एक उष्ण कटिबंध, दूसरा शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, 3 कटिबंध हमने देखा था। कौन कौन से कटिबंध थे? तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहला हमने देखा था मेरे भाई 0 डिग्री, दूसरा था यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा, और तीसरा था 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी बोलेंगे आर्कटिक रेखा। नीचे हमने बनाया था साउथ में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और फिर था 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मेरे भाई, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा था। अब अगर हम बातें करें कि यहाँ पे कौन से होगा, तो ये वाला जो हमारा रीजन था, इतना जो रीजन था, इसे हम बोल रहे थे भाई उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध के नाम से जान रहे थे। इसे हम टॉरिड जोन के नाम से जान रहे थे, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे भाई उष्ण कटिबंध के नाम से हम जानेंगे, उष्ण कटिबंध के नाम से जानेंगे। यही उत्तर में था तो हमने बोला था भाई यहाँ उत्तर लगा देंगे। और ये दक्षिण में होगा, इसका मतलब यहाँ दक्षिणी उष्ण कटिबंध हम लगा देंगे।
अब ये जो रीजन होगा 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच में, इसे हम बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध इसे हम बोलते हैं। तो मेरे भाई इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोल दिए। इसी तरीके से उत्तर की अगर हम बातें करें तो यहाँ हम बोलेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से हम इसे जानते हैं। अब यही जो ये वाला रीजन है 66.5 डिग्री से जो हमारा नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। और वही ये वाला जो होगा सेम उसी प्रकार इसको बोलेंगे दक्षिणी शीत कटिबंध। दक्षिणी शीत कटिबंध मेरे भाई, तो दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये हो गई। अब जरा क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस बोल रहा है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। कर्क रेखा उसके अलावा मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होगा ये कौन सा होगा? तो मेरे भाई इसी को ना हम बोल रहे थे कर्क रेखा और इसको हम बोल रहे थे मकर रेखा। तो भाई ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, यानी इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं भाई? इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारी आंसर हो जाएगी सी। कोई दिक्कत है तो कमेंट करे में बताएं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम अगर देखें, अगला क्वेश्चन हमारी है डोलड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के बीच में स्थित है मेरे भाई? डोलड्रम क्षेत्र हृदय का झोपड़ा शांत प्रदेश हमने बताया था कि भाई 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है, यानी ये हमारा 0 डिग्री है, ये कर दो भाई 5 डिग्री नॉर्थ, ये बना दो 5 डिग्री साउथ। इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र। इसी क्षेत्र को मेरे भाई हम बोलेंगे कौन सा क्षेत्र? डोलड्रम क्षेत्र। हम इस क्षेत्र को बोलेंगे डोलड्रम के नाम से जानते हैं। इसी को दूसरा हम कहते हैं शांत प्रदेश। शांत प्रदेश बोलते हैं। ये ऐसी क्षेत्र होता है मेरे भाई, ऐसी क्षेत्र होता है जहां प्रत्येक दिन बहुत ज्यादा गर्मी होता है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बारिश होता है, प्रत्येक दिन मूसलाधार यहाँ बारिश होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ होती है, तो नहीं बोलेंगे। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ? तो बोलेंगे मेघालय में, मासिनराम और उसके अलावा चेरापूंजी में। लेकिन यहाँ 365 का 365 दिन बारिश होती है, वो भी कैसी? तो मूसलाधार बारिश होती है। तो इस प्रकार हमारी जो आंसर हो जाएगी मेरे भाई, हमारी आंसर हो जाएगी ये। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हमारी क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आप लोग याद करेंगे मेरे भाई, हमने एक ट्रिक भी बताया था, यहाँ पे, और वहां हमने बताया था मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। यानी यहाँ पे था कौन कौन से? तो भाई पहला हमारा था मिजोरम, मिजोरम के बाद दूसरा हमारा था त्रिपुरा। तो मेरे भाई त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद था हमारा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल था। उसके बाद था हमारा राजस्थान, तो मेरे भाई राजस्थान था यहाँ। राजस्थान के बाद बोले तो भाई यहाँ था गुजरात, तो हमारा गुजरात था। और गुजरात के बाद हम अगर देखें तो हमारा था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद मेरे भाई छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ के बाद हम अगर देखें तो मेरे भाई यहाँ था झारखंड, तो यहाँ झारखंड था मेरे भाई। और उसके अलावा हम अगर बोले तो ये जो है टोटल कितने? तो 8, यानी ये टोटल 8 ऐसे हमारे जो राज्य है जहां से कर्क रेखा हो करके गुजरती है, कर्क रेखा हो करके गुजरती है मेरे भाई। तो ये 8 राज्य है। अब जरा देखिए गुजरात से मेरे भाई गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? तो हमने बोला कि भाई गुजरात से गुजर रहा है, तो गुजरात से यहाँ पे गुजर रहा है, तो भाई 1 नंबर हमारा गुजरात से गुजर रहा है। दूसरा है मध्य प्रदेश मेरे भाई, दूसरा मध्य प्रदेश से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? तो गुजर रहा है। तीसरा है त्रिपुरा मेरे भाई, त्रिपुरा से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? तो बोलेंगे भाई त्रिपुरा से भी गुजरेगा, यानी कि उपयुक्त सभी, इनमें से सभी मेरे भाई, यानी इनमें से सभी। दैट मीन्स के हम अगर देखें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ डी नंबर, डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, डी नंबर आंसर हो जाएगी।
चले इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला हमारा क्वेश्चंस दिया गया है कि जो नाम हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, किस नाम से जानते हैं? निम्नलिखित में से युग्म सही है? पहला है पवधान मध्याह्न रेखा। पवधान मध्याह्न रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं। तो पवधान मध्याह्न रेखा को रेखांश बोलेंगे। दूसरा है कर्क रेखा, यानी आपको मिलान करना है कि क्या सही सही लिखा गया है या नहीं लिखा गया है मेरे भाई, सही सही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो चलिए जवाब देखें। पवधान मध्याह्न रेखा को हम बोलते हैं रेखांश के नाम से। तो मेरे भाई बिल्कुल सही, पवधान मध्याह्न रेखा को हम रेखांश के नाम से जानते हैं, यानी हम रेखांश के नाम से हम जानते हैं इसको। दूसरा है कर्क रेखा, जिसे हम अक्षांश कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही। और तीसरा है भूमध्य रेखा, जिसे हम अक्षांश कहते हैं, तो ये भी सही। यानी तीनों के तीनों सही है मेरे भाई, तीनों के तीनों सही है। हमारी आंसर हो जाएगी डी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला हमारा क्वेश्चंस कहता है, एक बार आप लोग जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं ना? तो चलते हैं। अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यानी अक्षांश के बारे में कौन से कथन सत्य है? पहला दिया गया, अक्षांश के साथ साथ वर्षा, तापमान और वनस्पति बदलती है। तो बिल्कुल जैसा अक्षांश होगा 0 डिग्री तो भाई सदाबहार वन मिलेगा। 0 डिग्री मतलब डेली वर्षा होती है, खूब धूप मिलता है, पौधे खूब लंबे लंबे होंगे, खूब पत्ता होगा, कभी पत्ता गिरेगा ही नहीं, सदाबहार वन मिलेगा। 0 डिग्री से जितना ऊपर की ओर जाएंगे, यानी उष्ण कटिबंध के बाद शीतोष्ण कटिबंध में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पतझड़ वन मिल जाता है। उसके ऊपर में जाएंगे तो बर्फीला इलाका मिलता है। तो इस तरीके से अक्षांश बदलेगा तो हमारा वनस्पति बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, वर्षा की स्थिति बदलेगी। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है अक्षांश के साथ साथ, मेरे भाई दूसरा बोल रहा है अक्षांश के साथ साथ सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच में का अंतर बढ़ जाता है। तो बिल्कुल, क्योंकि भूमध्य रेखा पे दिन रात बराबर होती है, लेकिन हम अगर बोले भारत में, तो क्या भारत में दिन रात बराबर होती है क्या? तो नहीं होती है। नहीं, कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात छोटा होता है, कभी रात बड़ा तो कभी दिन छोटा। तो ये दोनों चीजें होते रहती है, मतलब अक्षांश के साथ साथ क्या होते हैं तो ये बदलते रहती है। तीसरा है, यानी जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो है भाई, इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है? तो बोल रहा है कि भाई 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश के बीच में इंदिरा पॉइंट स्थित है मेरे भाई, इंदिरा पॉइंट स्थित है। अब बोल रहा है तो बिल्कुल सही है। हमारा जो इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर स्थित है मेरे भाई, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर स्थित है। यानी हमारा जो 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है, यानी हमारा तीनों सही है। दैट मीन्स कि हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी नंबर। ये सीडीएस 2017 में पूछी गई ये क्वेश्चन था, ये सीडीएस 2017 में पूछा गया था मेरे भाई। चलिए तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं मेरे भाई। तो अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं कितने हैं? तो अक्षांश रेखाएं टोटल यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने बताया था कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ के बीच में ये 0 डिग्री, इसके ऊपर 90 और इसके नीचे भी 90 मेरे भाई, इसके नीचे भी 90, यानी टोटल 180। और उसके अलावा एक हम अगर बना दे इक्वेटर तो टोटल 181। तो 181 जो है ये हमारा क्या है, ये अक्षांश है, ये अक्षांश है। लेकिन पूछ रहा है अक्षांश रेखा। तो अब याद करो भाई, यहाँ पे जो हमारा एक लाइन था, हमारा एक लाइन था, ये दक्षिणी ध्रुव और ये था हमारा उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और उसके अलावा जो दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र था, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र था, इसे हम लोग
पॉइंट से दर्शाते थे, बिंदु से दर्शाते थे मेरे भाई, बिंदु से दर्शाते थे। इसको हम लाइन नहीं कह सकते हैं, इसको हम रेखा नहीं कह सकते हैं, और इसीलिए 2 इसमें माइनस हो जाती है। और तब बोलेंगे टोटल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो भाई बोलेंगे टोटल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होगी वो 179, 179 मेरे भाई 179 होगा, यानी हमारी जो आंसर होगी ये सी हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। यानी बोल रहा है कि 30 से लेकर के 35 डिग्री के बीच में उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर हम अगर जाते हैं, तो उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच में हम अगर जाते हैं तो इसको हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, तो हॉर्स अक्षांश के नाम से इसे हम जानते हैं। तो हॉर्स अक्षांश के नाम से हम अगर जानते हैं तो चलिए ये बिल्कुल सही है, उसे हॉर्स अक्षांश कहा जाता है। यानी ये कह रहा है ये वाला भाग ये 0 डिग्री है, ये हमारा 0 डिग्री है। सागर तल के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश, मतलब हम अगर बोल दिए कि भाई ये 30 डिग्री और ये नीचे में कितने ले ले 35 डिग्री, नहीं 30 से 35 बोला जा रहा है, 30 से 35 बोला जा रहा है, इसके बीच का क्षेत्र, तो भाई इसी को तो हम बोलते हैं हॉर्स अक्षांश के नाम से, हॉर्स अक्षांश के नाम से जानते हैं मेरे भाई, तो पहला सही। दूसरा, हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, मैंने बताया था कि अगर हाई टेम्परेचर होगा मेरे भाई तो वहां पे प्रेशर जो होगा वो हमेशा लो होगा, यानी निम्न दाब होगा। तो यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगी। यानी 1 और 2 दोनों जो होगा यहाँ पे हमारा ट्रू होगा, 1 भी ट्रू है और 2 भी ट्रू है, यानी हमारा जो आंसर होगी मेरे भाई, हमारी जो आंसर होगी ये सी है और ये डी है, यानी हमारा जो आंसर होगा ये डी नंबर हमारी आंसर हो जाएगी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगली क्वेश्चंस। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यानी ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गई और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया मेरे भाई, दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ ये इसको उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, ये वाला रेखा की बातें हो रही है, तो भाई ये जितने भी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाएगा ये सब के सब क्या कहलाएगा, देशांतर रेखा कहलाती है मेरे भाई, देशांतर रेखा कहलाती है। यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा ये होगी बी नंबर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद अगला हम क्वेश्चंस देखते हैं, जो हमारी क्वेश्चन से आप लोग बनाते चले जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन निकालना है यहाँ पे कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है वो असत्य है। पहला ऑप्शन दे रहा है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, तो भाई बोलेंगे एक तरफ 180 दूसरे तरफ 180, देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो 180, 180, 180। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर रेखा कहा जाता है। गलत बात है, जब भी कोणीय दूरी की बातें होगी तो भाई वो अक्षांश रेखा होगा, देशांतर रेखा नहीं होगा, वो अक्षांश रेखा होगा, देशांतर रेखा नहीं होगा। अगला बोल रहा है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुव पर शून्य होता है, तो बिल्कुल सही है मेरे भाई, सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पे ही तो होती है, यानी 2 देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो विषुवत रेखा पे होगी, और सबसे कम कहाँ पे, तो यानी ध्रुव पे होती है। यानी हम अगर देखें तो ये पृथ्वी है और ये इस तरीके से बनता है मेरे भाई, इस तरीके से बनता है, यानी यहाँ से ऐसे आती है, यहाँ से ऐसे मिलेगा, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस तो यही मिलेगा ना हमें। यहाँ तो आकर के सब आपस में क्या हो गया हो, मिल गया है, यहाँ सारे के सारे आपस में आकर के मिल गया, यानी यहाँ पे 0 का अंतर होगा, कोई अंतर नहीं होगी। आगे बोला गया, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है मेरे भाई, 111.13 किलोमीटर होती है, 111.13 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा पर।
लेकिन यही अगर याद कीजिए, हमने बताया था भाई कि अगर पूछ दे दो अक्षांशों के बीच की दूरी तो 111.32 किलोमीटर हो रहे थे, 111.32 किलोमीटर हो रही थी मेरे भाई, 111.32 किलोमीटर। यानी हमारा सी भी सही है और उसके अलावा हमारा डी भी सही है। क्लियर? तो यानी पूछ रहा है कौन से कथन असत्य है, कौन से कथन असत्य है मेरे भाई, तो कौन से कथन असत्य है, तो भाई बी नंबर जो हमारा है ये क्या होगा, असत्य होगा। अतः हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी। चलिए अब हम देखते हैं अगली क्वेश्चंस। आगे हमारी क्वेश्चन है, मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को हम क्या कहते हैं। यानी मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखा, यानी एक दूसरे को काटने वाली जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं हमारी क्या कहलाती है, तो ये हमारा जो रेखाएं होती है ये भौगोलिक जाल कहलाती है। यानी ये वाला जो हमारा अक्षांश रेखाएं बन गया, ये हमारा अक्षांश रेखाएं हैं। इसी तरीके से हम अगर देखें तो ये हमारा जो है अक्षांश रेखाएं हैं, तो ये हमारा अक्षांश रेखाएं हो गया, ये हमारा हो गया देशांतर रेखाएं। तो ये जो हमारा होता है इसको हम सम्मिलित रूप से बोलेंगे ग्रिड के नाम से भी हम जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, ग्रिड के नाम से जानते हैं, या तो हम इसे बोलेंगे भौगोलिक रेखा जाल के नाम से, भौगोलिक रेखा जाल के नाम से हम जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भाई टोटल 50 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किया, कितने क्वेश्चंस आपने गलत किया है। आगे है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का क्या है भाई आधार, तो मानक समय निकालने के लिए हमेशा, मानक समय निकालने के लिए हम हमेशा किसकी बातें करते हैं मेरे भाई, तो हम मानक समय निकालने के लिए हमेशा हम बातें करते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा का, 0 डिग्री देशांतर रेखा की हम बातें करते हैं मेरे भाई, 0 डिग्री हम देशांतर रेखा की बातें करते हैं। तो यहाँ हम 0 डिग्री देशांतर रेखा की हम बातें करते हैं, यानी कि जो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये वाला जो हमारा रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी के आधार पर हमेशा समय निकाला जाता है, क्योंकि पृथ्वी की जो बिगिन पॉइंट है, शुरुआती पॉइंट माना जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को मेरे भाई, 0 डिग्री देशांतर रेखा को। और यहीं से हम या तो पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर जाते हैं और फिर हम समय का निर्धारण करते हैं। तो इसलिए हमारा हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा, इसी को बोलते हैं GMT लाइन, या बोलेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से। चलिए अब अगला हम देखते हैं, यानी हम इसमें अगर देखें हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, किसे अपनी मार्ग बनाएगा, जहाज वाले नहीं। यानी जहाज लेके तो चले गए समुद्र में, लेकिन वैसे जल्दी पहुंचना है, जल्दी समय पहुंचना है भाई, तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, किसको देख करके वो जाए, तो भाई यहाँ बोलेंगे सबसे आसान तरीका यही है कि वो देशांतर को पार कर दे। वो किसको पार करे मेरे भाई, देशांतर को पार करे, देशांतर को देखे, सबसे जल्दी वो पहुंचेगा, सबसे जल्दी पहुंचेगा मेरे भाई, सबसे जल्दी पहुंचेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर प्रधान या उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर विभक्त वृत्त का निर्माण करता है, विभक्त वृत्त का निर्माण करता है, कौन सी देशांतर, तो भाई प्रधान या उत्तर के साथ मिलकर के विभक्त वृत्त, एक तरफ 0 डिग्री देखेंगे, दूसरे तरफ 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर मेरे भाई वो मिलती है, और 180 डिग्री देशांतर ही मिलकर के, जैसे कि अगर देखें तो भाई यहाँ पे हमारी जो होगा ये 0 डिग्री है, यानी यहाँ पे ये हम अगर देखें तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा यहाँ से 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा मिला, तो इधर इसका मतलब है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगा। यानी एक तरफ 0 डिग्री है तो दूसरे तरफ 180, यानी यही दोनों मिला करके तो एक विभक्त वृत्त का ये निर्माण कर रहा है, एक विभक्त वृत्त का मेरे भाई निर्माण कर रहा है। तो इसलिए ये हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा, यानी जो हमारी आंसर होगी ये हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। चले इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है,
अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरता है मेरे भाई? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम सब किसको जानते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री जो हमारा देशांतर रेखा है, इसी को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहां भी हमारी जो आंसर होगी वो डी हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जिसमें समय निकालना, मेरे भाई समय निकालना यहाँ पे बताया गया। तो हमने पढ़ा था दूसरी लेक्चर में समय कैसे निकाले, समय कैसे निकाले इसके बारे में हमने देखा था। तो अब हम जवाब सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पहला हमारा क्वेश्चन है, काहिवा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है मेरे भाई। काहिवा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। अब 2 घंटा अब याद करें जवाब कि भाई पृथ्वी जो है, पृथ्वी को कैसे घूमने में कितना समय लगती है। तो हमने बताया था कि पृथ्वी को 24 घंटे में मेरे भाई 360 डिग्री देशांतर घूमती है। 24 घंटे में मेरे भाई कितने डिग्री देशांतर? तो बोलेंगे 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है। तो मेरे भाई 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर ये घूमेगा? तो 360 डिवाइड बाई 24 यानी 15 डिग्री देशांतर ये घूम जाएगा। 15 डिग्री देशांतर घूम जाएगा मेरे भाई, 15 डिग्री देशांतर। यानी हम ये भी तो कह सकते ना 1 डिग्री देशांतर जाने में कितना समय लगेगा? तो मेरे भाई 1 डिग्री देशांतर जाने में इसको 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय यानी 60 मिनट में 15 डिग्री देशांतर। तो 1 डिग्री देशांतर में कितने समय? तो बोलेंगे मेरे भाई 4 मिनट का समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। अब जवाब क्वेश्चंस देखिए, बोल रहा है 2 घंटा आगे है। 2 घंटा आगे मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री। बोल रहा है 2 घंटा आगे है तो 1 घंटा में भाई 15 डिग्री नहीं, 1 घंटा में कितने डिग्री? 15 डिग्री। इसका मतलब 2 घंटे में फिर से 15 डिग्री मतलब 30 डिग्री। यानी 2 घंटे में कितने डिग्री भाई? तो बोलेंगे 2 घंटे में 30 डिग्री। तो 30 डिग्री देशांतर आगे है ये। अब बोल रहा है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। तो अब जवाब देखिए कि ये जो है ये हमारा एक पृथ्वी हमने बनाया और ये हमने बना दिया 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी ग्रीनविच। और बोल रहा है यहां से 2 घंटा आगे है। 2 घंटा का मतलब कितना डिग्री? आगे मतलब प्लस, तो इधर की बात हो रहा है नहीं, पीछे बोलेगा तब ना हम इधर की बातें करेंगे यानी माइनस में जाएंगे। आगे बोल रहा मतलब प्लस की बातें कर रहा है। तो 30 डिग्री यानी 0 डिग्री से कहाँ पे आ जाएगा? 30 डिग्री पे आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये किधर होगा? तो भाई पूरब में होगा। ये किधर है? तो ये पश्चिम है, यानी पूर्वी देशांतर में है, ये पश्चिमी देशांतर में है। तो यानी यहाँ हम बोलेंगे कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे। ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री, यहाँ से 2 घंटा आगे। तो 2 घंटा मतलब ये वाला पॉइंट। तो भाई ये कितना डिग्री पूर्वी देशांतर? तो बोलेंगे ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर की हमारी बात हो जाएगी। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा भी। क्या कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रही है? बन रहा है क्वेश्चन? तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारी, जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो। मध्याह्न मतलब 12 बजवा हो। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय? तो मेरे भाई मध्याह्न समय हो रहा है, यानी कि 12 बजवा है मेरे भाई, 12 बजवा है। तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर पर बजेगा? तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर पे बजेगा मेरे भाई? प्रातः के 6:30 किस देशांतर पे बजेगा? अब यहाँ पे जवाब देखिए, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमने बोला भाई ये हमारा है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब ये 0 डिग्री देशांतर यहाँ बोल रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मतलब भारत। भारत कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पे है? तो भाई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। 82 हाफ नहीं, 82 हाफ ईस्ट देशांतर जो है इसी पे भारत है। भारत का IST लाइन इसी पे है।
बोल रहा है यहाँ पे मध्याह्न हो, मध्याह्न का मतलब यहाँ बज रहा है 12, किसका? तो भाई दोपहर का। मध्याह्न मतलब दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर का यहाँ पे क्या बज रहा है मेरे भाई? तो यहाँ दोपहर का 12 बज रहा है। अब बोले भाई यहाँ दोपहर का 12 बज रहा है, क्वेश्चन से प्रातः 6:30, मतलब 12 अगर बज रहा है इसका मतलब 6:30 तो पहला ही हो गया होगा। इसका मतलब है कि 6:30 तो मेरे भाई पहले ही हो गया होगा, तो 6:30 पहले ही हो गया मतलब इधरे हो गया होगा। अब 6:30 बजने का मतलब क्या है? तो 6:30 कहने का मतलब यह है कि हमको कितना घंटा माइनस करना पड़ेगा। तो हम अगर 12 बज रहा है यहाँ से अगर कितना घंटे माइनस करें कि 6:30 हमारा निकल जाएगा। तो अगर 6:30 में से 6:30 में से हम अगर यानी 12 बज रहा है, अब 12 बज रहा है, हम अगर इससे माइनस कर दे 6:30, तो 6:30 हम माइनस करेंगे, इसका मतलब हमारे पास समय कितना आ जाएगा? तो इसका मतलब है कि हमारे पास 5 घंटा 30 मिनट आएगा। अगर 6:30 में हम 5 घंटा 30 मिनट जोड़ दे तो भाई 12 बज जाएगा ना। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां से अगर हम 5 घंटा 30 मिनट हम अगर पीछे कर दे, 5 घंटा 30 मिनट अगर हम पीछे कर देते हैं तो हमारा जो समय होगा वो 6:30 बज रहा होगा। हमारा जो समय होगा वो कितना बज रहा होगा? तो 6:30 हमारा बज रहा होगा। क्लियर? तो यानी ये तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि भाई चलो यहां से हम ऐसे कर लेंगे। अगर आप बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए याद कीजिए जरा, हमने बोला था 1 डिग्री देशांतर जाने में 4 मिनट का समय, तो 82.5 डिग्री देशांतर जाने में गुने 4 कर दीजिए। गुने 4 करेंगे तो 8 चौके 32, 330 मिनट का समय मिलेगा। मतलब हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट का समय। मतलब इतना से इतना तक 5 घंटे 30 मिनट का समय दे दिया है। और अगर 5 घंटे 30 मिनट का समय दिया तो यहां से 5 घंटा 30 मिनट हम अगर बैक जाके चेक कर ले तो हमारा निकल के आ गया 6:30। तो इसलिए हमारा कितना पीछे जाना पड़ेगा? तो भाई ये यहां पे आना पड़ेगा 0 डिग्री पे। तो यानी 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी जो देशांतर हो जाएगी, 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी जो देशांतर हो जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जब ग्रीन बीच के में मध्याह्न है। जब ग्रीन बीच में क्या है मेरे भाई? जल्दी से पहले आप लोग बनाइए फिर हम इसको देखते हैं। अब यहां पे बोला गया जब ग्रीन बीच में मध्याह्न है। ग्रीन बीच में मध्याह्न मतलब ये सबसे पहले हम देख लेंगे। यहां हमने एक खींच दिया भाई ग्रीन बीच। ग्रीन बीच मतलब 0 डिग्री देशांतर। ग्रीन बीच का मतलब 0 डिग्री देशांतर। एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित होगा? यानी यहां पे 0 डिग्री पे समय हो रहा है 12 मेरे भाई। 0 डिग्री पे जो समय है, 0 डिग्री पे समय है मेरे भाई 12। यहाँ पे समय कितने हैं? तो भाई यहाँ पे हमने बोला 0 डिग्री पे 12 बज रहा है। अब बोला जा रहा है 5 बजे शाम। 5 बजे शाम में कितने डिग्री देशांतर पे होगा मेरे भाई? तो 5 बजे शाम मतलब कि ये 12 है, तो 12 के बाद 5 बजेगा। तो भाई एक देशांतर ऐसा आएगा जहां पे कितना 5 बज रहा होगा। मतलब अगर 12 बज रहा है तो यानी 5 बजने में कितने घंटे का अंतर मेरे भाई? तो बोलेंगे 5 घंटे का अंतर। और 1 घंटे में बताए थे 15 डिग्री देशांतर, तो 5 घंटे में 75 डिग्री देशांतर। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो 75 डिग्री देशांतर। अब ये बात किसका हो रहा है? ईस्ट का हो रहा है कि वेस्ट का हो रहा है? यानी पूरब का हो रहा है मेरे भाई कि पश्चिम का हो रहा है? तो बोलेंगे सर बातें तो पूरब का हो रहा है। यानी तो हमारा आंसर यही तो है कि 75 डिग्री पूर्वी देशांतर जो होगा, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहीं पे जब हम आएंगे तो हमारा समय कितना बज रहा होगा? तो बोलेंगे भाई यहाँ पे जो हमारा समय होगा ये 5 बजे शाम होगा मेरे भाई। 5 बजे शाम होगा उस टाइम में। यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, दैट मीन्स की 75 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए अब हम देखते हैं अगली क्वेश्चंस को। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी एक क्षण
निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों की घड़ी समयों के समान नहीं होता? यानी कि अगर सेम देशांतर पे होगा तो उसका घड़ी का समय भी सेम होगा। क्लियर? अगर सेम देशांतर होगा मेरे भाई, सेम देशांतर होगा तो इसका मतलब उसका घड़ी का जो समय होगा वो समय भी कैसा होगा मेरे भाई? सेम होगा। तो अब जरा देखें कि लंदन, पुर्तगाल और घाना, लंदन, पुर्तगाल और उसके अलावा जो घाना है, ये तीनों 0 डिग्री देशांतर पे है। 0 डिग्री देशांतर पे है मेरे भाई, 0 डिग्री देशांतर पे नहीं। लंदन के ही तो ग्रीन बीच वेधशाला से 0 डिग्री गुजरता है, इसीलिए इसको जीएमटी भी कहते हैं। नहीं तो यानी लंदन, उसके अलावा पुर्तगाल का लिस्बन और घाना का अक्वा, ये जो प्रदेश है यहीं से 0 डिग्री देशांतर घूमती है, 0 डिग्री देशांतर। अब बोला गया कि आदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है, जो कितने डिग्री देशांतर पे है? तो ये जो है 38 डिग्री 45 मिनट देशांतर पे है मेरे भाई, 45 मिनट देशांतर पे है। तो 38 डिग्री 45 मिनट देशांतर पे है। तो ये 0 डिग्री पे तीनों, ये 38 डिग्री 45 मिनट, यानी क्या ये जो है इन तीनों के समान यहाँ टाइम होगा क्या? तो बोलेंगे नहीं होगा। अतः हमारी जो आंसर होगी मेरे भाई वो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर हमारी आंसर हो जाएगी। चलिए, ये क्वेश्चंस आपके आईएएस 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारी क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दिया जाए, तो जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय पर क्या होगा? कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ घबराने जैसी बात नहीं है। सीधा सीधा हम यही देखेंगे यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोल रहा है, मतलब बातें कर रहा है 180 डिग्री का। बातें कितने का कर रहा है मेरे भाई? 180 डिग्री का बातें कर रहा है। 180 डिग्री की बातें हो रही है यहाँ, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा की बातें हो रही है। दूसरा बोला गया भारत की मानक समय क्या है? भारत की मानक समय, तो भारत की मानक समय जो है ये भाई 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है। यानी यहां बना दो 0 डिग्री, यहां 0 डिग्री, कोई दिक्कत। अब अगर हम बोले तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री। अब देखिए जरा, बोल रहा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो रहा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 12 बज रहा है भाई। यहाँ पे कितने बज रहा है? 12 बज रहा है। दोपहर मतलब 12 बजे को ही हम लेते हैं। क्लियर? अब बोल रहा है 12 बज रहा है, वहाँ से 82.5 डिग्री आना है। तो जब वहाँ से 82.5 डिग्री मेरे भाई आना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 180 माइनस कर देंगे 82.5 डिग्री। 180 माइनस हम कर देंगे 82.5 डिग्री मेरे भाई, 82.5 डिग्री। तो जब आप घटाते हैं मेरे भाई, तो आपको निकल के आता है 97.5 डिग्री। 97 डिग्री, 97.5 डिग्री का यहाँ पे अंतर होगा, 97.5 डिग्री का अंतर होगा मेरे भाई। इतना का जो बीच का जो अंतर है, ये बीच का अंतर 97.5 डिग्री का है। अब बोले थे भाई इसको क्या कर देना है? 4 से यहाँ पे गुना कर देना है। क्यों भाई 4 से क्यों गुना करते हैं? तो उसका कारण ये था 4 से गुना करने का, क्योंकि इसलिए कि भाई 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितने मिनट का समय लगता है भाई? कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लगता है। तो 97 डिग्री 30 मिनट, 97 डिग्री 30 मिनट को घूमने में कितने समय लगेगा? 97.5 डिग्री गुने हम कर देंगे 4, और 97.5 डिग्री गुने कर देंगे 4, यानी कि हम अगर देखें 9 चौके 36, 360 डिग्री देशांतर यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी 390, तो 390 मिनट यहाँ पे आ जाएगा। 390 मिनट यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई, 390 मिनट आ जाएगा। 390 मिनट का मतलब हो गया 6 36, 6 घंटा 30 मिनट। तो 6 घंटा 30 मिनट हमारा आ जाएगा मेरे भाई, 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन से ही बोल रहा है यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दिया जाए, तो जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर का 12 बजा, तो भारतीय मानक समय पर कितना बज रहा होगा? तो भाई यहाँ पे से यहाँ के बीच का अंतर कितना होगा?
होगा? तो बोलेंगे भाई यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर 6 घंटे 30 मिनट का अंतर होगा मेरे भाई। 6 घंटे 30 मिनट का अंतर होगा, 6 घंटे 30 मिनट का अंतर होगा मेरे भाई, 6 घंटे 30 मिनट का। चलिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये नंबर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती मेरे भाई। तो ये कहाँ पे नहीं होगा? बोलेंगे दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होगा। नहीं तो कहाँ पे नहीं होगा? तो बोला गया सबसे पहला 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर न्यूनतम दूरी नहीं होती है, नहीं होती है, हमेशा सेम होती है। 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, तो 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भी हमारी जो है न्यूनतम दूरी वो नहीं होती है। प्रधान देशांतर पर, प्रधान देशांतर पर न्यूनतम दूरी नहीं होगी। तो भाई प्रधान देशांतर पर न्यूनतम दूरी नहीं होती, यानी हम बोलेंगे 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, प्रधान देशांतर पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो सबसे जो न्यूनतम दूरी नहीं होगा, सबसे जो ध्रुवस्तम दूरी होती है वो देशांतर पे होती है। देशांतर यानी प्रधान देशांतर पे 0 डिग्री पे होता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक जहाज अल्यूसियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। अल्यूसियन द्वीप और डच, यानी अल्यूसियन द्वीप और डच दोनों के हम अगर बातें करें, ये दोनों कहाँ है? तो मेरे भाई ये दोनों अलास्का में है। ये दोनों कहाँ है? अलास्का में है मेरे भाई, अलास्का में है दोनों। ये दोनों अलास्का में ही है, अलास्का में ही है। 1 जनवरी 1999 को 23:30 यानी 23:30 का मतलब हो गया 11:30। 11:30 की बातें हो रही है। 180 डिग्री यामोत्तर को पार करता है। 180 डिग्री यामोत्तर मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है। यामोत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा करता है, मतलब 11:30 हो रहा है। और 1 घंटे का ये और क्या कर लेगा मेरे भाई? यात्रा कर लेगा। तो 1 घंटे का ये यात्रा करेगा, और तब जो जहाज का कैप्टन है, जहाज का जो कप्तान है, ये कितना समय बता रहा होगा? तो भाई ये बता रहा होगा 12:30 का समय बता रहा होगा मेरे भाई। 12:30 का ही समय बता रहा होगा। तो 12:30 का मतलब हो जाएगा जनवरी 12:30 का समय। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलदम्बु मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से गुजरती है भाई? तो बेरिंग जलदम्बु मध्य होते हैं। बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग जलदम्बु मध्य, इससे होकर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। इसी से होकर के मेरे भाई कौन गुजरेगा? तो बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है बेरिंग जलदम्बु मध्य से। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब IST पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। नहीं, यानी भारत में हम लोग जब दोपहर में तप रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, तो कुछ लोग उठ के ना चाय पीने की बात कर रहा होता है। तो बोला वो कौन सा क्षेत्र होगा, कितना डिग्री देशांतर होगा? नहीं, वो कितना डिग्री देशांतर होगा? तो भाई जरा देखो यहाँ पे कि ये हमारा है, एक हमने बनाया पृथ्वी। सबसे पहले हमने क्या किया? एक डायग्राम खींच दिया। जब हम एक डायग्राम यहाँ पे खींच दिए तो भाई यहाँ हम अब ये देखेंगे कि इस पे एक जो हमने लिख दिया 0 डिग्री देशांतर। जब IST पर दोपहर के 12 बज रहा है, मतलब भाई यहाँ पे हम बोले 12 बज रहा है, नहीं, यानी IST मतलब 82.5 डिग्री। IST का मतलब कितना डिग्री? तो बोलेंगे भाई 82.5 डिग्री उत्तर की बात हो रहा है। 82.5 डिग्री उत्तर की बात हो रहा है। IST मतलब भारत का मानक समय किसे बोल रहा है? तो भाई भारत में बज रहा है उस टाइम कितना? 12। और बोल रहा है कि अपनी सुबह मतलब 12 बज रहा है, इसका मतलब 6 घंटा पहला ही की बात होगा। 6 घंटा यहाँ से पहले की बात होगा। मतलब इससे अगर हम बैक आ जाए कितना घंटा, तो मेरे भाई इससे हम अगर बैक आ जाते हैं 6 घंटा।
6 घंटा हम अगर बैक आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा निकल के आ जाएगा जो देशांतर हमारा होगा, जो हमारा देशांतर होगा वो निकल के हमारा आ जाएगा। यानी 82.5, 6 घंटा का मतलब पहले समझिए। 1 घंटा जाने में 15, 1 घंटा में 15 डिग्री जाता है, तो मेरे भाई 6 घंटे में ये कितना डिग्री जाएगा? तो 15 छक्का 90 डिग्री जाएगा, नहीं, और 90 डिग्री जाएगा, इस 82.5 पे तो है ये है, तो 82.5 में से 90 डिग्री अगर हम घटा देते हैं, अगर 90 डिग्री हम माइनस कर देते हैं 82.5 डिग्री में से, तो हमारा बच जाएगा 7 डिग्री 30 मिनट। लेकिन इस 7 डिग्री 30 मिनट ये जीरो के इस पार आएगा, मतलब ये पश्चिम की बातें होगा, ये तो था पूर्व में। तो यानी इसका मतलब ये है कि मेरे भाई ये पश्चिमी की बात होगा, तो कितना आएगा? 7 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर की होगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा बी यहाँ पे आंसर। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन बन रहा है। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 44 नंबर क्वेश्चन हमारी है। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। ग्रीनविच से दोपहर के 12 बजे, ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री, ग्रीनविच मतलब कितना डिग्री? 0 डिग्री मेरे भाई, 0 डिग्री। 0 डिग्री से 12 बजे एक तार भेजा गया। कितने? तो 12 बजे एक तार भेजा गया। तार को संप्रेषित होने में, मतलब तार को यहां से जाने में कितना मिनट का समय लगता है? तो 12 मिनट का समय लगता है, मतलब प्लस कर दीजिए 12 मिनट। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचता है, मतलब ये तो श्योर है कि पहुंचेगा पूर्वे में, क्या कि भाई 6 बजे शाम की हम अगर बातें करें तो 6 बजे शाम की ये पहुंचेगा, 6 बजे ये शाम में जाएगा, शाम में पहुंचेगा, मतलब यहाँ के बाद होगा शाम, ये दोपहर है तो इसके बाद ही शाम आएगा, तो 6 बजे शाम को पहुंचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना देशांतर का अंतर होगा? तो 6 बजे शाम पहुंचेगा, मतलब 1 डिग्री में 15 मिनट, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर जाता है। तो 6 घंटे में हम अगर निकालते हैं तो मेरे भाई 90 डिग्री देशांतर जाएगा, और 90 डिग्री देशांतर जाएगा, लेकिन यहाँ पूरा 6 घंटे नहीं कह रहा है, 6 घंटे में 12 मिनट कम कह रहा है, 12 मिनट कम कह रहा है मेरे भाई, 12 मिनट कम कह रहा है। तो 12 मिनट कम का मतलब कितना हुआ? तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 12 मिनट का मतलब गुने में 3, तो यानी यहां से भी हम कर देंगे। तो भाई इसका मतलब यह है कि 1 डिग्री में 4 मिनट जाएगा, तो दूसरे डिग्री में 8 और तीसरे डिग्री में 12 मिनट, तो 3 डिग्री का अंतर हो जाएगा। तो 90 माइनस 3 कर देंगे, 90 माइनस 3, तो यानी हो जाएगा 87 डिग्री। ये किधर का बात हो रहा है? पूरब का कि पश्चिम का? तो बोलेंगे मेरे भाई पूरब का बात हो रहा है, यानी 87 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो हमारा समय होगा वो कितना होगा? तो 87 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाकर के हमारा जो समय होगा वो 6 बज रहा होगा, 6 बजे शाम हो रहा होगा, 6 बजे शाम हो रहा होगा। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं हम अपनी अगली क्वेश्चंस। इसमें है कथन ए दे दिया गया है। आजकल मेरे भाई कथन कारक से संबंधित क्वेश्चंस ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए अब इसका प्रैक्टिस शुरू कर दे आप लोग, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम होने वाली हैं लगभग एग्जाम में ये देखने को मिल रही है, जिसमें कथन कारण से संबंधित पहले ये क्वेश्चंस होते थे यूपीएससी में, यानी ये भी यूपीएससी प्री का 1992 में पूछी गई क्वेश्चन है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन पहले यूपीएससी पूछती थी, फिर बीपीएससी में शुरू हो गया, बीपीएससी के बाद फिर एसआई में देखने को मिला, अभी ये ईडीओ एग्जाम हुआ उसमें भी देखने को मिला। तो इससे ये संभावित है कि आने वाले जितने भी एग्जाम होगा उसमें संभवतः इस प्रकार की क्वेश्चन सब आना शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं, कथन हमारा कह रहा है तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर होता है। तिथि निर्धारक रेखा से ग्रीनविच पे 12 घंटे का अंतर हो रहा है मेरे भाई, यानी ये हमारा है ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री और तिथि निर्धारक रेखा मतलब 180 डिग्री। तो 0 से 180 में 12 घंटे का तो अंतर होता ही होता है। क्लियर? तो 12 घंटे का अंतर हो गया।
अब बोला गया तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, बिल्कुल सही है, 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, मतलब कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है। कारण आर जो है वो कथन ए का व्याख्या भी करता है, मतलब हमारी आंसर ए नंबर जो होगी, ए नंबर हमारी आंसर क्या हो जाएगी मेरे भाई, सही हो जाएगा, ए नंबर हमारी आंसर सही हो जाएगी। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये किससे होकर के खींची जाती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा किससे होकर के खींची जाती है। तो अगर 0 डिग्री होगा तो 0 डिग्री मेरे भाई ये अटलांटिक महासागर से, 180 डिग्री देशांतर रेखा होगा तो प्रशांत महासागर से होकर के खींची गई है। तो यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे दिया गया है मिलान करने के लिए, मिलान करने के लिए दिया गया कि विषुवत रेखा जो होते हैं ये कितने डिग्री अक्षांश पे होते हैं या देशांतर पे होते हैं। तो मेरे भाई विषुवत रेखा जो होगा ये 0 डिग्री अक्षांश पे होगा, 0 डिग्री अक्षांश पे होगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे होगा, कर्क रेखा जो होगा वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे होगा। मकर रेखा जो होगा ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे होगा। और ग्रीन बीच रेखा जो होगा ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम कहते हैं। तो यानी ए का हो जाएगा 4 नंबर, तो ए का हो जाएगा 4 नंबर। बी का बोल रहा है 1 नंबर, तो बी का मेरे भाई हो जाएगा 1 नंबर, तो बी का हो गया 1 नंबर, बी का 1 नंबर। अब सी का बोल रहा है 2 नंबर, तो सी का हो गया 2 नंबर। और डी का बोल रहा है 3 नंबर, तो डी का 3 नंबर, मतलब ई वाला जो है यही वाला हमारा क्या मिल रहा है, मिल रहा है। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। शून्य अंश का मतलब इस प्रकार की क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। शून्य अंश का मतलब ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर। तो ये दोनों कहाँ पे मिलता है मेरे भाई, तो ये दोनों मिलेगा अटलांटिक महासागर में मिलता है। यानी इस प्रकार हमारी जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो ए नंबर मेरे भाई यहाँ से हमारी आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है विषुवत पर एक दिन की अवधि कितने होते हैं मेरे भाई, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने होती है। तो विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि मेरे भाई 12 घंटे होती है, 12 घंटे की हमारी अवधि होती है। यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। अगला जो हमारी क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है मेरे भाई, तो हमने इसका आंसर पहले भी बताया था, पहले भी हमने इसका आंसर बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं, आप लोग इसको कमेंट में इसको लिख करके बताएं कि ये 8 राज्य कौन कौन सी है। तो चलिए आज हमारा यहाँ से 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाती है। अक्षांश देशांतर पूर्णतः कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे भारत की स्थिति के बारे में, कि जो भारत की स्थिति है वो कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, यानी भारत के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग विश्व के इतिहास में आएंगे। तो इस तरीके से करके हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, कुछ ऐसा समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतने ही, फिर इसके आगे हम फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे।